तो हमारे साथ जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो जुड़ गए हैं। चौथे चरण का चुनाव आज निपट गया। 66% 62% सॉरी के आसपास आज वोट पड़े हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो वोट पड़ा है वो बंगाल है। और सबसे कम जो वोट पड़ा है वो है जम्मू और कश्मीर का। 10 राज्यों में चुनाव हुआ। सुबह 5 बजे से लेके अभी तक शाम तक जो है हमारे साथ नित्यानंद जी आज बहुत आज भी सबसे बम्पर वोट पड़े हैं वहाँ। और हाँ हाँ, कल भी टर्नआउट ज्यादा हाँ, है। जी 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 जी। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कई जगहों पे भी है। संघ संघ शासित राज्यों में भी वोटिंग हुई है। और टोटल अभी जो बताया गया है 62.70% वोट पड़े हैं। जी। तो हम शुरू करते हैं कि एक तो जो हमारा आज का विषय है कि क्या पिच पे फिर से जमने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां भी फेस कर सकती है, और बीजेपी और इंडिया अलायंस के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरे पैनलिस्ट हमारे अभी जुड़ने वाले हैं विघ्नेश झा। और तीसरे अभी आज शायद कहीं बिजी हैं इसलिए नहीं आ पाए हैं, शाहीन अंसारी। लेकिन आज जो हम यहाँ बैठे हैं तो बंगाल से ही शुरू करते हैं। और बंगाल से शुरू करते हुए और आपके पास जो आसपास खास करके उड़ीसा और तेलंगाना और आंध्रा की कोई खबर आ गई हो तो वो भी आप रखेंगे। तो अ, विघ्नेश भाई भी आ गए हैं जी। इसमें तीन तरह के खास करके तीन तरह की रिपोर्टिंग आज देखने को मिली। एक तो अ, बड़े उत्साहित होके लोग कह रहे हैं कि चौथे चरण तक बीजेपी को या मोदी को अब संन्यास की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये एक आकलन है। दूसरा आकलन है कि अभी फिर से वो अपने पिच पे जम गई है या लौट आई है। और जो बाकी के राउंड है उसमें कोशिश बीजेपी करेगी कि ज्यादा से ज्यादा गेन करे, ज्यादा से ज्यादा जो प्रचार से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों को कैसे संगठित किया जाए, कैसे मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए, ये इसकी पूरी रणनीति होगी। और शायद 3 राउंड के बाद ये लोग इनको समझ में आ गया कि वो लहर नहीं है। और लहर नहीं होने से स्वाभाविक रूप से पहले भी मैंने कहा था कि बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि अंतिम बाल तक वो खेलने की कोशिश करती है। तो बंगाल की जो सूरत हाल है, नित्यानंद जी आपसे शुरू करते हैं। ये देखिए, चौथे चरण में या तमाम जो अब तक जितने 4 चरणों के चुनाव हुए हैं उसमें बंगाल लीड, मतलब बंगाल में सबसे ज्यादा वोट मान लीजिए त्रिपुरा के बाद जो है बंगाल लगातार मतलब एवब जा रहा है, मतलब 70 पे क्रॉस कर ही रहा है। मतलब आप एवरेज अगर लेंगे औसतन जो है वो 75-77% वोट यहाँ पे वोटिंग हो ही रही है हर चरण में। हम्म, ठीक है ना, तो हम्म, अगर आप एक औसत निकाल ले तो उस तरह से वोटिंग हो रही है। आज की जी इस बार के चुनावों में ये है कि जो इसके लिए बंगाल को मतलब बदनाम है या जो भी है चर्चित है, वो है कि चुनावी हिंसा जो है, तो कंपेयर मतलब जो तुलना में, जो बीते वर्षों की तुलना में जो है वो हिंसा की घटनाएं छिटपुट है। और वो एक स्वाभाविक है, होना भी है, क्योंकि एक पार्टी है
उस तरह की खबरें, कोई बड़ी घटना उस तरह से चीजें नहीं आई हैं और आपसी संघर्ष है उस तरह से। लेकिन बंगाल में जो आज सबसे जी जो चर्चित जो सीट है वो कृष्णानगर के मुंगा मोइत्रा की सीट पे जो है वो मतदान हुए। और ये माना जा रहा है अभी भी, जिस तरह की हवा है, या क्योंकि एक राज परिवार से एक महिला लड़ रही है और महुआ का जो जनाधार है वो मतलब अभी भी जमीन पर है, क्योंकि महुआ लगातार, हम सिर्फ ये कहते हैं, हम क्योंकि हम नहीं गए वहां पे, और बावजूद उसके क्योंकि आप उस प्रदेश में रह रहे हैं तो इतनी ही आपको पता, मतलब इतना आपको पता चल ही जाता है। अगर आप चीजों को देखें, मतलब वो मतलब राज परिवार से एकदम आए, और बंगाल का जो वोटर है वो इतना वैसा नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे कि अज्ञानी नहीं है कि वो एकदम कोई राज परिवार से आए और उसमें जाके वो वोट दे। विशेषकर कृष्णा नगर में होता है ना कि आपके क्षेत्र का जो नेता होता है वो भी जी उसका भी प्रभाव रहता है कि वो किस तरह से काम करता है, या उसके कामकाज को देखने के तो परख कर करता है। बंगाल में एक लंबी परंपरा रही है कि यहाँ पे पॉलिटिकल जागरूकता यहाँ रही है। लेकिन एक जो दूसरी दूसरी जो बात है वो यह है कि इस दौरान यहाँ पे ध्रुवीकरण हुआ है। ध्रुवीकरण इस सेंस में कि आप उसका आकलन इससे कर सकते हैं कि बीजेपी जैसे पार्टी, जिसको कभी ज्योति बसु पोस्टर पार्टी कहा करते थे, वो पार्टी आज बंगाल में दूसरे स्थान पर है। चाहे लोकसभा की सीटों की संख्या से देखें या विधानसभा में भी वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है ना। तो जब पहले शुरू में कांग्रेस, उसके बाद फिर वाम का लंबा शासन रहा, और उसके बाद फिर तृणमूल कांग्रेस, जो कांग्रेस से अलग होकर ममता बनर्जी ने बनाई थी, वो तृणमूल कांग्रेस का शासन है पिछले 10-11 साल से। तो एक जो सरकार विरोधी जो होती है ना, सरकार से नाराजगी का वो एक वेव है। उसका एक कारण भी है। मान लीजिए कि जिस संदेश खाली को लेकर जो नैरेटिव यहाँ बनाई गई थी, जो चीजें बीजेपी ने खड़ा करने की कोशिश की थी, आप उसमें ये देखें कि उसमें एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। फिर टीएमसी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके खिलाफ टीएमसी ने केस दर्ज करा दिया, और बाकायदा उसमें एक ने दावा किया कि भाई वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो है उन्होंने पैसे देके चीजें मतलब करवाया जबरदस्ती। तो वो मामला अभी तक, मैंने पहले भी आपको कहा था, आपके इसी शो में मैंने कहा था कि ये जांच का विषय अभी है नहीं। लेकिन जो जमीन वाला कब्जा है उसको तो तृणमूल सरकार ने भी इसको स्वीकार किया है, ममता सरकार ने, कि हाँ जमीन से कुछ मामले हुए हैं, और ये लंबा भी था, ये वाम के शासन में शुरू हुआ। लेकिन जो महिलाओं वाला मसला है, जिसमें हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई थी, और एक तरह से ये बीजेपी और मोदी जो है यहाँ मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे कि वो महिलाओं के सबसे बड़े संरक्षक है, तो उसका एक उदाहरण दूसरी तरफ भी दिख रहा है ना कि भाई वो उन्होंने ब्रिजभूषण से जो सिंह है जिसके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, तो उनके बेटे को दे दिए। तो वो देखिए, एक होता है कि आपको दिख रहा है कि आप एक बोल रहे हैं, ये वही वाली बात है कि जो नारी मुक्ति की या फेमिनिज्म की सबसे ज्यादा बात करते, पता चल रहा है कि ये सबसे ज्यादा घर में महिलाओं का शोषण वही लोग करते हैं, या जो स्त्रीवादी माने जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये विपरीत है। तो बीजेपी के साथ भी बिल्कुल ऐसा है, जो धरातल पर है, जो लोगों के सामने, चाहे मणिपुर हो, ये तमाम घटनाएं आप देखते है ना। अभी शाम को एक घटना देख रहा था, स्वाति मालीवाल के साथ कुछ मारपीट का वो खबर चल रहा था कि एक दिन भर वो चला। लेकिन उसमें भी है, बीजेपी ने कहा कि स्टैंड विद स्वाति मालीवाल। अरे भाई, स्टैंड विद उसके साथ हो जाते तो तमाम केसेस है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आज का जो चुनाव है कुल मिला के वो है कि एक और महत्वपूर्ण चीज था, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से थे, तो उनके वहां पे भी मतदान हुए। तो ये एक तरह से वो वाला हिस्सा, वर्धमान, दुर्गापुर, ये वाला इस हिस्से में कृष्णनगर, और इस तरफ ये वोटिंग हुई। यहाँ पे अभी देर है जादवपुर में, शायद 1 जून को यहाँ पे है जो कलकत्ता वाला है, और साउथ बंगाल में जो है यहाँ पे मतदान होने हैं। लेकिन जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी उसमें बीजेपी तो पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। लेकिन जो मैंने दूसरा एंगल बताया कि इतने सालों में ध्रुवीकरण जो हुआ है, दूसरा जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जो मामले आए हैं, और उसको मीडिया से लेके तमाम चीजों ने यहाँ को बुलाया है, और बीजेपी ने भरपूर कोशिश की कि उन चीजों को पहुंचाया जाए। और वो इसीलिए वो संघर्ष भी है जो एक कि बीजेपी ने एकदम से, हालांकि यहाँ पे भी बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे कई सीटों में, जब आपने खबरें देखी होगी कि उसमें बीजेपी के भीतर भी यहाँ पे जो राज्य इकाई है
उसमें भी एक लड़ाई है जो बाकी राज्यों में भी इनका चल रहा होगा कि जहाँ नए नए कांग्रेस से आए या दूसरी दूसरे दलों से जो लोग आए उनको टिकट दे दी गई, तो अंदर खामे में एक नाराजगी उन कार्यकर्ताओं में भी है ना, तो कि आपने उनको दे दिया। तो ये एक वो है, लेकिन बावजूद उसके अभी भी एक असर है। और कुछ सीटें छोड़ के, जैसे कृष्णानगर को हम मान के चले कि कोई भी ये कह सकता है कि मतलब लोगों का कहना है कि उनकी जीत पक्की है। उसी तरह से जो बहरामपुर वाला सीट है यूसुफ पठान का और अधीर रंजन चौधरी का, तो अधीर रंजन चौधरी क्योंकि लंबे समय से मतलब एक तरह से मान लीजिए कि बंगाल में कांग्रेस को बनाए रखने या खड़ा करने का काम अधीर रंजन चौधरी ने किया, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसे काम किए हैं वो उनका गठबंधन शायद हो जाता है ममता के साथ, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो आज है जिसकी पहचान है या जो जाना जा रहा है, वो इंडिया नाम ममता का दिया हुआ है, सब लोग जानते हैं। ममता ने खुद भी अभी कल आनंदबाजार में उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मेरा ही नाम दिया हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ हालात बने, वही दो नेताओं का पर्सनल ईगो, अधीर रंजन ने लगातार टीएमसी पे और ममता पे और अभिषेक बनर्जी पे हमला किया, तो वो मसला आ गया और वो चीजें बन नहीं पाई। तो अब यहाँ पे है कि जो वाम और कांग्रेस का जो जोड़ बन गया है, लेकिन ममता उसमें तंज करती है, ममता बनर्जी कि केरल में कांग्रेस और वाम की दोस्ती और बंगाल में कुश्ती, या बंगाल में दोस्ती और केरल में कुश्ती, तो इस तरह का वो चीजें वो कर रही है। तो कुल मिला के बंगाल में जो इतनी मात्रा में जो वोटिंग हो रही है परसेंटेज है कंपेयर टू अदर, मतलब भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में, उसको हम कैसे देखेंगे, उसमें ये देखा जा सकता है कि एक नाराजगी है कहीं ना कहीं जो सरकार के विरोध में, जो नौकरियों का जो मसला है और तमाम, और जिसको उस तरह से जिसको मतलब बीजेपी ने भुनाया और मीडिया के उससे लेके जो फैलाया गया है, तो उसका मुझे कहीं ना कहीं अभी भी ये दिखता है कि बंगाल के कुछ क्षेत्रों में इसका असर है। दूसरा सीए कानून को लेकर जो मथुआ वाला वोट हम पहले भी कहते थे, तो ये इस तरह का एक वो है पूरे उसमें। लेकिन अभी वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या होगा। 18 सीटें बीजेपी मेंटेन कर पाएगी या आगे जाएगी, लेकिन एक दबाव है भीतर भीतर जो है, यहाँ बीजेपी की चीजें बढ़ी है, बीजेपी का प्रभाव बढ़ा है, कम नहीं हुआ। एक तो ये है। लेकिन एक चीज और है कि मेरा एक सवाल है, जो बाकी लोग हैं या बिजनेस सर आ गए हैं उनसे मेरा सवाल है कि आप ये देखेंगे कि जो लगातार मतलब उत्तर प्रदेश में शायद 57% शायद वोटिंग हुई है, जो रिकॉर्ड है। तो ये जो उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं और लगातार, या बिहार में ये जो वोटिंग का कम होना, आ, ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है। मतलब हम एवरेज अगर निकाल ले, औसत निकाल ले, तो आप ये देखेंगे कि भारत में इस वर्ष या शायद इससे पहले का भी ट्रेंड रहा हो कि 60% से ज्यादा वोट नहीं होते, 65% से, ये जो 35 से 40% जो वोटर है ये वोट देने नहीं जाते हैं। और एक सवाल और है, जैसे आज मैं देख रहा था बनारस में वो जो कॉमेडियन है मिमिक्री करते हैं श्याम रंगीला, वो उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो बता रहे थे कि उनका नामांकन भरने ही नहीं, उनको अंदर जाने नहीं दिया और लोगों को भी जाने नहीं दिया गया, उनका नामांकन नहीं करने दिया। तो एक सवाल इस बीच में है जो लगातार और भी पूछेंगे, तो एक नागरिक का है कि क्या सही मायनों में तमाम पार्टियां वो चीजें भूल गई ईवीएम और वो चीजें जो है कोर्ट में आने के बाद, और सब उसमें मिल गए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा रहे हैं? एक पहला सवाल है। इसमें गौर करने की बात है, क्योंकि कुछ शिकायतें आ रही है जो अभी अभी का जो मौजूदा जो सत्ता पक्ष है उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं होती है। मतलब एक तरह से ऐसे लग रहा है कि कुछ जबरन, मतलब ऐसे लग रहा है कि बांध के आपको कहा भी है कीजिए। और एक और है कि लगातार प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है मोदी साहब का लगातार जो साक्षात्कार आ रहे हैं, मतलब उसमें सवाल उनसे पूछे नहीं जा रहे, वो जो बोल रहे हैं वो हेडलाइन बन रहा है, या वो जो जवाब दे रहे हैं उसमें कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो इस दौरान लगातार उनको मीडिया में, वो जिस आदमी ने 10 साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, अब वो लगातार इंटरव्यू दे रहे, तो इन इंटरव्यू को कितना सच्चा माना जाए कि एक तरह से मीडिया को पूरी तरह से कब्जे में लेके प्रचार में लगा दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव के नाम पे या चुनाव आयोग जो कर रहे हैं, तो वो हमेशा उनके ऊपर एक
एक संदेह है, और ये लोगों का कहना है, मतलब मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। मैं जब जी काम जी। पर बाहर गया था नहीं, एक तो ये हो गया बंगाल का। और आपका पड़ोसी राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा का मैं बताता हूँ। देखिए उड़ीसा में जी। वो आज उड़ीसा का में अगर कितने सीटों पे है? मुझे सीटों की संख्या अभी याद नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, अभी मैं चलिए कोई निकाल। नहीं, वो देख बाद हाँ, में, हाँ कोई नहीं। तो मैं आप ट्रेंड बताऊंगा हम जानना चाहते हाँ, उड़ीसा का जो ट्रेंड है, उड़ीसा में देखेंगे पूरी तरह से वहां पे बीजेडी कमजोर हुई, और कमजोर अपनी गलती से हुई। हैं। उसका कारण ये है कि मैं सुबह अपने एक साथी हैं हमारे पत्रकार, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उड़ीसा में अच्छा कर सकती थी, लेकिन जो हम्म। वहाँ का जो स्थानीय जो राज्य की जो लीडरशिप है, उन्होंने हम्म। उसमें उतना काम नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। वो नियमगिरी में थे और उनसे मेरी बात हुई। उसके बाद वो संबलपुर जा रहे थे, जहाँ धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री अच्छा। हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में जा रहे थे। वो कह रहे थे कि आ, है बीजेपी का प्रभाव यहाँ वहाँ पे भी है, लेकिन अगर इस तरह से चलता रहा तो अगले कुछ सालों में, जैसे बीजेपी मतलब कांग्रेस जो बीजेपी ने बाकी दलों को खा लिया, क्षेत्रीय दलों को जिनके साथ वो गठबंधन में रहे, मतलब बीजेपी का गठबंधन रहा है, चाहे वो हम्म। शिवसेना हो या अन्य पार्टी, उनको पूरी तरह से बीजेपी ने खा लिया, मतलब खत्म कर दिया। तो जी इसी जी। तरह से बीजेडी भी अगर इसी तरह से रहे और ना चेते, तो बीजेडी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब उस पार्टी को खत्म होने से कोई बचा नहीं सकता। तो बीजेपी का काम यही है कि बाकी जितनी पार्टियां इस तरह के रीजनल पार्टियां, उन्होंने बोला भी था स्टेटमेंट की रीजनल पार्टी को जरूरत भी नहीं है, तो वो एक तरह से खत्म है। लेकिन आज का जो चुनाव है पूरे क्षेत्र में अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी इसमें इस तरह से नहीं थे, क्षेत्रीय पार्टियों का चुनाव आज था, आज चौथे चरण में। चाहे आंध्र प्रदेश ले लें वाईएस का, या जो मतलब राज्य की जो पार्टियां इकाइयां हैं उनके चुनाव में था। अब उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना में हो। तो न कुछ तेलंगाना में हालांकि आई है। आपको कहीं लग रहा है, मतलब बीजेपी का एज है या थोड़ी बढ़त बनाने की, या जैसे आप कह रहे हैं कि उड़ीसा में उड़ीसा में कह रहे हैं कि वहाँ बीजू जनता दल थोड़ा कमजोर हुआ है। हाँ, तो वो अपनी कहीं ये गलती से हुआ है ना। हाँ, लंबे समय का जो उनका शासन काल है वो है, उसकी वजह से है, या पहले गठजोड़ होता था उन दोनों के बीच में, वो नहीं हुआ इसकी वजह से है, या बीजेपी ने ज्यादा उनके आधार क्षेत्र को अपनी ओर कर लिया है? नहीं देखिए, बीजेपी ने तो अंदर खेमे में ये एक्चुअली इनका गठबंधन होने वाला था कि, लेकिन ये सीटों के अमित शाह और की जो मीटिंग हुई थी, उसमें सीटों के मसले पे मतलब अंतिम वक्त पे इनका वो टूट गया और फिर अलग लगे गए, अदरवाइज तो इनका गठबंधन होने वाला था। हम्म। लेकिन आप देखेंगे तमाम ये चीजें कुछ पता नहीं चलता। जैसे ओबीसी के बारे में कहा जाता है कि भाई वो बी टीम, हम नहीं कहते, लेकिन ये हवा में है कि सुनने में आता है कि बी टीम है और वो हमेशा मदद करते। सिमिलरली ये जगन रेड्डी के बारे में कहा था, तो बीजेडी का भी यही है। या फिर आप मायावती जी को ले लीजिए, एग्जाम्पल है। मायावती जी को हम ये नहीं कह रहे, लेकिन मायावती जी ने हमेशा जो है ऐसे वक्त में, जैसे भाई 370 वाला मुद्दा था या ऐसे तमाम जो मुद्दे आएंगे, उसमें देखेंगे उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने साथ ही दिया, जो भी मजबूरी उनकी रही है। इसी तरह से बीजेडी ने भी वही काम किया। तो जब आप कहते हैं और वो पार्टी मतलब उससे मजबूत हो जाता है कि हमें कुछ नहीं कर सकता, तो इससे स्टेट में राज्य में भी जो लोग हैं उनको भी ये लगता होगा कि ये सही कर रहा है, क्योंकि कदम है और साथ दिया। तो कुछ मोह भंग ऐसा भी होता है, मतलब मान लीजिए कि आपका सब समर्थन करे तो मैं अकेला, फिर आपका विरोध उस वक्त एक समय के बाद आपकी तरफ से मेरा विरोध भी कम हो जाता है। एक तो जी ये जी। साइकोलॉजिकल है। दूसरा है कि बीजेडी के साथ दिक्कत ये है कि एक ही परिवार है, मतलब वो लगातार इतने सालों से कर रहे हैं, तो एक मानेंगे जो पॉलिटिक्स में होता है ना कि कुछ वर्षों के बाद पॉलिटिकल वो चेंज होता है लोगों के उससे। और एक मतलब और मोदी का जो करिश्मा है, क्योंकि वो राज्य भी वहाँ पे भी उसी तरह से हिंदुत्व और उस तरह का है। मतलब बंगाल तो अभी भी बंगाल में थोड़ा बचा हुआ है सेकुलरिज्म, और उस तरह से बीजेपी नहीं कर पाई। लेकिन उड़ीसा में उसमें बीजेपी बहुत उससे गई है, और जो उसका कार्य कारण है, देखिए कोई राष्ट्रपति आए और तमाम लोग आए, लेकिन उड़ीसा का जो ट्राइबल क्षेत्र है, जो नियमगिरी और तमाम है, वहाँ पे कांग्रेस के लिए चांसेस हैं। लेकिन जो मतलब मेरी जो पत्रकार मेरे जो दोस्त हैं उनसे जो मेरी बात करी थी, तो ये कह रहे थे कि वहाँ जहाँ करना चाहिए था वहाँ कांग्रेस कमजोर हो गई, कांग्रेस ने समय पे काम वहाँ पे नहीं किया है। तो ये एक है। दूसरा है कि लगातार
जो बाकी राज्यों में और बाकी जगह पे जो बीजेपी जैसे बार बार तमाम चीजों के बाद मोदी जी इंटरव्यू देके और कह रहे हैं कि मैं आरक्षण खत्म नहीं दूंगा, और वो लगातार नाम ले रहे हैं। तो आप जब बार बार ये बोलते हैं और वो कहता है कि मैं गई, मेरी गारंटी है, मैं खत्म नहीं होने दूंगा, तो क्या आपने लिखित रूप में ये आपने उसमें कहा है? जैसे एक वीडियो आया था कल जो है, एक पत्रकार को रायबरेली में एक कल घटना थी कि उनको पीटा गया, वो गए थे और राघव त्रिवेदी, हाँ राघव त्रिवेदी की हाँ पिटाई उनकी हुई है। पिटाई हुई। तो आप मुझे बताइए, जैसे उन्होंने कहा कि पैसे लेने की बात तो उसमें आई, और उसमें उनकी मतलब बुरी तरह से उनकी पिटाई हो गई। तो ये जो आदमी सच दिखाई या जो बोले उसकी पिटाई हो रही है, इधर वो कह रहे कि आरक्षण खत्म नहीं होने रहे। तो ये कंट्राडिक्ट, उसमें जो मेरा ये सवाल है कि उसमें जो महिलाएं आई थी, वो जो अम्मी कह रही थी कि अम्मा बताओ क्यों आई हो, किसको दे, राहुल गांधी को जानते, तो उनको पता ही नहीं कि वोट क्या देना है। तो ऐसा भी एक संख्या, जो मैंने कहा कि एक ऐसे वोटरों की भी एक संख्या है जिन्हें पता नहीं क्या करना है, कौन सा बटन दबाना। में देखे हो कुछ चाहे होंगे, वो जाते हैं और कोई एक बटन दबा के आ जाते जी जी जी, एकदम सही कह रहे हैं। मैं जी हैं। इस आ, तरह का जो चल रहा है, जी जी। जिस तरह से मेरा एक मानना है कि जिस तरह से लगातार पोलियो के बारे में, आपको याद, हम लोग छोटे थे, टीवी पे दूरदर्शन पे गाना आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, या वो छोटे में थे एक चिड़िया अनेक चिड़िया, वो दिखाता था कि एक करने की बात है। अब कुछ और चीजें हैं, तो ये लगातार ये चीजें बदली हैं। और उसी तरह से जो चुनाव आयोग का काम था, मुझे लगता है कि वोटिंग के प्रति, वोटर के प्रति उन्हें जागरूक करने की मुहिम चलाने की जरूरत थी, जो पार्टियों का भी दायित्व था। तो मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव के वक्त वो एक्टिव होते हैं और बाकी टाइम वो सोते रहते हैं, उनका इस तरह का काम नहीं होता कि इसका क्या महत्व है। मुझे लगता है कि टू एजुकेट, लिटरेट करने की जरूरत नहीं है, साक्षर नहीं, मुझे लगता है उन्हें शिक्षित करने की जरूरत थी इस बारे में भी कि उनके अधिकार और तमाम नहीं, चीजें। लेकिन लेकिन एक सवाल तो है कि बंगाल में तमाम चीजों के बावजूद बहुत अच्छा वोट पड़ा है, 80% वो तो भाई तक मान पड़ा है। लीजिए कि अगर मैं आपके विरोध में हूँ और मेरा टीम बड़ा है, या आप मेरे घर पे आ रहे, मेरे मोहल्ले में लोग हैं और मुझसे नाराजगी है, और आप लगातार कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मान लीजिए, और मुझे बदनाम किया पूरी तरह से, आप सब तमाम जगह पे कर लीजिए, तो वो जो ट्रेंड जा रहा है, उस ट्रेंड का जो है, आप पता कैसे चलेगा कि किसके पक्ष में जा रहा है? वो क्योंकि एक, मैं कह रहा हूँ कि उसके हम अभी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक एकदम टर्नआउट जो है, जी जी, टर्नआउट तो है। और टर्नआउट है। मैं तो शुरू में ये बात कही ना मैंने आपसे कि जी लगातार जी बाकी जी पूरे जी जी, देश में सबसे ज्यादा तो वोटिंग अगर देखेंगे तो नहीं वही हो रही बंगाल में, उसी क्योंकि धन्यवाद बंगाल में ही। जी, उसी वही पार्टियां वहां भी हैं जो देश भर में दूसरी जगहों पे भी हैं। लेकिन वही बंगाल चुनाव थोड़ा अलग, आयोग। देखिए, एक कहावत है, हाँ बंगाल जिस जी तरह जी। से 100 साल आगे है, उस तरह से बंगाल 100 साल पीछे भी है। उसका एक कारण आपको बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ सती प्रथा खत्म हुई, लेकिन अभी भी जो है बंगाल में वो सारी प्रैक्टिसेस, मतलब धर्म से जुड़े हुए, हालांकि भेदभाव उस तरह से नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिसेस, बहुत सारे अंधविश्वास, अंगूठियां आप देखेंगे कि बहुत सारी अंगूठियां ये पहनते हैं। तो विज्ञान विज्ञान होते होते हुए भी जो है वो बहुत सारी चीजें, मतलब एक नासा को मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने अरब डॉलर जो है उनको खर्च करना पड़ता है, कितने लाख डॉलर, कितने करोड़। हमारे यहाँ पे जो बंगाल और ये पूरा जो है, हालांकि पूरे भारत में, लेकिन बंगाल में भी वो स्टेशन में बैठा हुआ एक जो 50 रुपए अरे का भाई, मिल रहा है, वो कह रहा है आप, काट दूंगा। प्रैक्टिसेस नहीं जहाँ नहीं है। नहीं, एक चीज और है। पूरे देश में खास करके दिल्ली, इलाहाबाद या कहीं भी, तो वो छोटा सा एक पर्चा बांटा जाता है, बाबा बंगाली तांत्रिक या कुछ इस तरह से। तो वो सब चीजें हैं, क्या कहते हैं, लेकिन वो बंगाल के कहावत नाते जाती। ये कि उनको कभी जाके देखिए, वो जो लिखा रहता है ना नहीं कि नहीं, फला के पास पीछे बाबा बंगाली मालूम लिखा रहता मालूम है है। ना, वो बंगाली हाँ नहीं है। नहीं होंगे, लेकिन जो बंगाल टैक्स लगा देने से शायद ज्यादा ऑथेंटिसिटी होती होगी, वो अब उस पर हम नहीं जाते हैं। एक तो ये चीज है बंगाल के बारे में कि बंगाल की जो महिलाएं, इस दौरान आप हाँ देखेंगे, बंगाल की महिलाएं इस मामले में, इवन वोटिंग के मामले में, मैं जो देख रहा हूँ, वो बहुत जागरूक है। उन्हें ये पता है कि उन्हें किसे वोट देना, किसे रिजेक्ट करना। ये बंगाल की महिलाओं में ये चीज आई है। आप सामान्य जी जाएंगे तो चीजें गिनाती हैं कि क्यों, उसके क्या फायदे हैं। यहाँ के मर्द भी दुकान में, मैं कल गया था, जब मैं बाल कटवाने गया तो दुकान में बैठा हुआ था, तो एक आदमी वो सीपीएम के लिए वो कर रहा था,
वो लगातार बोले जा रहे थे, मतलब एक तरह से वो ममता के विरुद्ध उनकी आलोचना वो कर रहे थे। तो जी हमने उनको कहा कि उनको नहीं मालूम है, तो बातचीत में ऐसे ही बोला, तो हमने कहा कि और मोदी जी के बारे में, तो बोले यार उससे क्या करना, वो तो दिल्ली में बैठा हुआ, ठीक है। हम्म, और एक आदमी ने उसी बीच में बोला कि ये तो लक्ष्मी जो लक्ष्मी भंडार है उसमें पैसा देके महिलाओं को निकम्मा बना दिया। तो हमने कहा कि 1,000 रुपए में अगर महिला निकम्मे बनती है, तो जो 10,000 मर्द जो कमाता है, वो तो जाके ताश खेलता है दोपहर के बाद। उसके बारे में क्या कहना, तो उसका कहना था कि भाई वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से था, लेकिन ऐसा नहीं है। भद्र समाज कलकत्ता और उस तक सीमित है, अदरवाइज पूरे बंगाल में ग्रामीण समाज ही है। भले ही वो ट्रेन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी ग्रामीण समाज है और उस तरह की मानसिकता भी है। जी जी जी। विघ्नेश भाई, अब आप कर ले। पहले तो आपका स्वागत है कि जी जी, आप बहुत। जुड़े। और चौथे चरण का मतदान हुआ है। एक वर्जन था कि 3 वर्जन है इस बार को लेके। एक कह रहे हैं कि तीसरे को ही दोहराया गया है, और अब मोदी जी को बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। और कोई कह रहा था कि जिस गुफा में गए थे तपस्या करने वहां चले जाएं। कोई कह रहा था कि तिहाड़ तो के लिए तैयार इंतजार कर रहा है। या बहुत सारी चीजें हैं जो उस पर एक अति उत्साह का भी मसला है। दूसरी ओर अ, राहुल गांधी ने बोला कि जितनी बार वो मोदी बोलेंगे उतना उनका वोट कटेगा। तो पिछले 3 दिन से मोदी बोल नहीं रहे हैं, और वो केवल रोड शो कर रहे हैं। पटना में रोड शो किया, आज बनारस में भी किया। तो क्या अब ये एक नई स्ट्रेटजी है कि अब बोलने वाला कम किया जाए, और केवल और केवल जो हाथ में एक कोई अ, पंखे जैसा कुछ जिसमें उनका निशान है वो दिखाते रहते हैं। ये ज्यादा आसान है बनिस्बत वो कुछ बोले। और आज चौथे चरण में आपका क्या आकलन है, क्या असेसमेंट है? थोड़ा इस पे हम बातचीत करते हैं। जी। सबसे पहले तो अभी थोड़ी देर पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन हुआ, तो उन्हें श्रद्धांजलि। सुनाई पड़ रहा है आपको? हाँ, कट कट के आ रही थी आवाज यहाँ। जी जी जी। थोड़ा सबसे आगे बढ़ जाएंगे तो। हाँ। सबसे पहले तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का निधन हुआ है, उन्हें तो श्रद्धांजलि। इधर से भी हम विमर्श मीडिया की ओर से भी, और आर्किटेक्ट इंडिया की ओर से भी हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। जी जी। और अब हम बातें करते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स नित्यानंद जी की तरफ से भी आया है, और एक ये है कि इसको ओवरऑल कैसे देखा जाए। तो जो अपने पत्रकार मित्रों से बातचीत, जो सोशल मीडिया, हालांकि आज मुझे बहुत कम मौका मिला, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें छप छप के आई जगह जगह से, उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज इस बात पे तो जरूर किया कि स्टेट वाइज क्या स्थिति है, क्योंकि खास करके 3 राज्यों के बारे में ज्यादा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र, इन 3 राज्यों के बारे में। क्योंकि आंध्र, जैसा नित्यानंद जी बता रहे थे, एक दूसरा पहलू भी छन के आ रहा है, जो मैंने आफ्टर पोल कुछ सोशल मीडिया पे देखे, ये कि एक तो संदेश खाली का दूसरा स्टेट भी आज सवेरे आ गया था। अच्छा। हाँ। दूसरी बात की जो बीजेपी की कैंडिडेट थी वहां से, जो अभी रेस विक्टिम खुद को बता रही थी, रेखा पात्रा, उन्होंने
अपनी शिकायत भी वापस ले ली थी और कहा भी था कि भाजपा ने 2,000 रुपये दिए थे खाली कागज पे साइन करवाया था ब्लैंक पेपर पे। जी तो कुल मिला के वो वाला भी एक नैरेटिव सामने आ रहा है, मतलब एक और पहलू सामने आ रहा है कि भाजपा ने बढ़त तो बनाने की कोशिश की थी, अच्छी कर रही थी, लेकिन संदेश खाली के बाद और गवर्नर साहब वाले केस के बाद फिर अब वो नीचे था। खैर, जो भी हो, मैं हम लोग नित्यानंद जी की बातों से ही सहमत हूँ। और फिलहाल हमारे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नित्यानंद जी के माध्यम से ही। जी 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 तो उड़ीसा के लिए भी आया, एक वर्ग का मानना है, एक पत्रकारों के वर्ग का मानना है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उसके माध्यम से जो खबरें आ रही हैं कि जो आदिवासी इलाके हैं, उसमें बीजेडी ने भी उम्मीद के अगेंस्ट, जो इस बार उम्मीद थी भाजपा की, उसके अगेंस्ट बीजेडी ने अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस तो आप सबको पता है कि उड़ीसा में बहुत कमजोर है और वहां पे कांग्रेस का नेतृत्व, जो स्टेट नेतृत्व है या फिर स्टेट में जो राज्य में जो उसकी पहुंच और पकड़ होनी चाहिए, वो तो पूरी तरह से गायब है। और सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस को अभी खुद से ही अपने संगठन से ही मानता हूं कि जनता इंडिया गठबंधन की तरफ से लड़ रही, पार्टियां नहीं लड़। और इसको मानना भी इसलिए पड़ा कि उड़ीसा जैसे राज्य में जहां पर्याप्त मौका मिला था कांग्रेस को, वो अपना नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई, अपने क्षेत्रों पे अपनी पकड़ नहीं बना पाई, अपने क्षेत्रों में नेतृत्व खड़ी नहीं कर पाई। और इतने कमजोर एक पहल से कोई बहुत बड़ा परिणाम ले ले संभव नहीं आपकी होता। आवाज में बहुत खड़खड़ाहट से है। पता नहीं, जबकि मैंने यहाँ कोई आवाज नहीं है ना बाहर। ना वहां से नहीं, वो आपके जो जो भी माइक होगा उसका जी 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 उसे, हाँ, अब ठीक है। थोड़ा आगे आके बोलते हैं तो ठीक रहता है। जी जी जी, मैं कोशिश हाँ करता हूँ आगे। जी तो जो कांग्रेस की कमजोरियां हैं वो साफ दिखी, उड़ीसा में भी, आंध्रा में भी, वेस्ट बंगाल में भी। और इसकी बहुत बड़ी वजह, अगर अपनी सीट बचा लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वो स्टेट जो राज्य का नेतृत्व है वो भी कर। नए नए चेहरों को जब तक कांग्रेस ऐसे राज्यों में जहां पे कि उनकी पकड़ नहीं है, युवाओं को, नए चेहरों को या फिर अनुभवी नेतृत्व और नए चेहरों को मिला करके जब तक पहल नहीं करेगी तो सफल होना संभव नहीं है उनका। तो उड़ीसा में वो दिखा। और जैसा कांग्रेस उम्मीद कर रही थी और बीजेपी उम्मीद कर, कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि वो थोड़ा बेहतर करेगी, बीजेपी उम्मीद कर रही थी वो थोड़ा बेहतर करेगी, लेकिन जो कुछ खबरें आई, दूसरा पहलू जो आया, जरूरी नहीं कि जो आया जो मैं बता रहा हूँ वो सही साबित, लेकिन पहलू ये था कि जो आदिवासी क्षेत्र उनके लोगों ने मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के जो उन्होंने जो परसेप्शन दिया था
परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, उस पर यकीन नहीं किया, बल्कि वो नवीन पटनायक जी पे ही दोबारा यकीन किया। तो हो सकता है, संभव है कि बीजेपी को इस राउंड में बेहतर रिजल्ट मिले। ये एक दूसरा परसेप्शन है। कंफ्यूजिंग है, मैंने कहा कि तीनों के तीनों स्टेट्स जो है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र, ये तीनों कंफ्यूजिंग है। इस कंफ्यूजन की हम लोगों ने चर्चा भी की थी। तो आंध्रा में भी वही स्थिति है कमोबेश। लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का, कि जगन रेड्डी जो है वो सरकार, क्योंकि वहाँ स्टेट इलेक्शन भी हो रहा है साथ में, तो जी, तो आंध्रा में सरकार बनाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि मेजॉरिटी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इस बार सरकार बदलेगी। सॉरी, जगनमोहन रेड्डी से ये चंद्रबाबू नायडू सरकार ले सकते हैं, मेजॉरिटी ले सकते हैं। 6 सीटों पे कांग्रेस 6 दोनों आंध्र में लड़ रही है। तो एक छोटा सा इसमें सवाल है जी कि उसी आंध्रा का एक हिस्सा तेलंगाना बना, जी 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 वहां भी कांग्रेस मतलब ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ आई। जी। का असर क्या आंध्र के उस पे राजनीति पे पड़ेगी, या दोनों एकदम अलग अलग है, जुदा जुदा है? देखिए, असर थोड़ा सा जो आंध्र और तेलंगाना बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें पड़ने का आकलन कर रहे हैं। तो वही 1-2 सीटें कांग्रेस को, तो वही आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, मैं तब तक ये इसको तब तक नित्यानंद जी से और नहीं, वो थोड़ा आगे आ जा रहे हैं ना, तब ठीक हो रहा है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाए। जी जी जी, मैं कोशिश। जी, तो अब आप ठीक कर रही है? हाँ, अब ठीक है। जी। तो जो अनुमान लगा रहे हैं एक्सपर्ट्स, मैंने और सोशल के लोग, उनका अनुमान यही है कि 1 से 2 सीटें भाजपा की जा सकती है, 1 से 2 सीट कांग्रेस की जा सकती है। दोनों के लिए बहुत उत्साह वाली बात है। जी जी। और चंद्रबाबू नायडू बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। करते नजर आ रहा है। हाँ, अब आप यदि इजाजत दें तो मैं 2 चीजें नित्यानंद जी ने कहा था, तो उसके लिए शायद 3-4 मिनट लग जाए, और चाहे तो दूसरे राउंड में। एक सवाल और मैंने कहा था, वो आप बाद में आइएगा। वो था कि इधर इधर लोग इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी कुछ बोले हैं जी 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 और बने मामला, लेकिन 2-3 दिन से वो बोल नहीं रहे हैं। जी। कहीं अब ये एक स्ट्रेटजी ले ली गई है कि इनको कम बोलने दिया जाए, केवल वो घूमे, मतलब एक रथ पे जैसा रथनुमा गाड़ी पे सवार रहे हैं, उनके ऊपर बाहर जैसा भी हो फूल उल की वर्षा कराई जाए। वो पूरा प्रायोजित होता ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई फूल फेंकेगा तो उसके पहले कितनी जांच हो चुकी होती है, कितने जांचों से गुजरते होंगे, तब जाके ये सब। उतने पैसे भी तो खर्च होते हैं फूल पे आज के बहुत। तो मतलब पैसे की कमी कहाँ है बीजेपी के पास? जी जी जी। क्या कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, मेंबरशिप वाली पार्टी। नहीं, कुल मिला के आपने ही स्पष्ट कर दिया, आपकी बातों ने ही स्पष्ट कर दिया कि वो फूल बीजेपी ही लाती है। अब वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि अगर जनता लाए तो जनता के पास उतने पैसे मुश्किल है आना। जनता ले आ भी दे तो फूल फेंकना मुश्किल है, क्योंकि उसकी जांच की प्रक्रिया इतनी तगड़ी है। नहीं, तभी मैंने कहा कि इतना फूल खरीदना जितना बरसा दिया जाता है,
जनता के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल, स्वाभाविक रूप से मुश्किल है। जी जी। मैं केवल इतना जानना चाह रहा था कि ये जो अचानक क्या हुआ, अब वो कमान संभाल लिया है अमित शाह ने और योगी ने जी बोलने कमान। अब थक गए हैं या क्या है मामला, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये भी एक पहलू है, इस पर आप बाद में आइएगा। तो नित्यानंद जी का कहना है, जो उस पर आप सफाई या कुछ उसमें जोड़ना चाहते हैं, उस पर आप नहीं बात नहीं, कर पहले पहले मैं इसी पे आ जाता हूँ, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखिए, अब इसको देखने के दो तीन नजरिए हो सकते हैं। पहला नजरिया जो है वो ये है कि मोदी जी अब अपनी भावनाओं और अपने भाषाओं पे अपना नियंत्रण नहीं रख पा रहे। जाहिर है, अगर एक ऐसे वक्ता जो जिनके बारे में उनकी पार्टी और उनके प्रशंसक ये क्लेम करते रहे हों कि वो दुनिया के सबसे अच्छे वक्ता हैं, और वही अगर बोलने से परहेज कर रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक स्थिति या उनकी जो उनका जो इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल स्टेट है, जो उनकी भावनाएं हैं, जो मानसिक अवस्था है, वो उनका साथ नहीं दे रही। पहली बात। दूसरी बात, इसका दूसरा नजरिया ये है कि जिसकी चर्चा बहुत जोरों शोरों से हो रही है कि दो प्रधानमंत्री पद के दावेदार, क्योंकि मोदी जी की उम्र 75 होने वाली है अगले साल, तो दो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पे जो चेहरे आ रहे हैं वो इन्हीं दोनों के आ रहे हैं, अमित शाह जी के और योगी जी के। तो क्या दो भावी प्रधानमंत्री अपनी अपनी स्किल दिखा रहे हैं, अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें से फिर चुनाव होगा कि दरअसल अगर 2024 का चुनाव भाजपा जीत गई तो प्रधानमंत्री कौन? क्योंकि मोदी जी, क्योंकि ये बातें पूरी तरह से विमर्श में है पूरे देश में। जी 75 साल की उम्र में भाजपा में रिटायर करने की परंपरा रही, और मार्गदर्शक मंडल में भेजने की भी। जी जी, ये तो विष्णु के अवतार हैं, मतलब कहते हैं कि ये तो पुरुष ही नहीं, महापुरुष हैं। जी 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 जी। तो उनके लिए तो एक कहावत कही जाती है कि वैदिक हत्या हत्या ना भवे। तो, तो कहीं कुछ इस तरह से शायद उनको एक वो मिल जाए कि ये तो सबसे मतलब ये भी इनको इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि ये देव पुरुष हैं, मतलब हाँ, वो क्या क्या किया है शायद इसलिए। आज एक भक्त मिले थे तो वो कह रहे थे कि तुम्हें मालूम नहीं है, मतलब उम्र में सब, कि काशी में मैंने बनारस में अ, ऐसे नहीं आ गए हम लोग। जी 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 बड़ी योजना के तहत मैंने कॉस्मिक योजनाएं जो दैवीय योजनाएं हैं जी जी उसके तहत उनको ले आया गया है। जी तो मैंने कहा बाकी जो आते हैं बनारस में जी। वो इस योजना से आते हैं। नहीं तो नहीं, तो फिर वो फिर कहे यार तुम लोग जो है नास्तिक हो। मैंने वो दूसरी दूसरी भाषाएं बोलने लगे, तो मैंने कहा कि भाई जो भी बनारस में रहता है वो किस योजना से आया हुआ है। दूसरा, जो पहले भी तो जो लोग चुनाव जीतते रहे हैं वहां से, तो उनके लिए कोई योजना नहीं रही हो, केवल यही योजना के वो है।
तो खैर वो बात आई गई, तो ये कुछ नए ढंग से अब उनके गुणगान की चर्चा शुरू हो गई है, दैवीय जो गुणगान। देखिए, इसमें एक चीज स्पष्ट तौर पे मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि इसका क्योंकि इस तरह से मोदी जी को हिंदुओं का एक मसीहा या जिस तौर पे भी प्रचार किया, और जो ऐसे नैरेटिव्स चलाए, सबसे पहले तो मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए कि यानी वाराणसी यानी बनारस है क्या। देखिए, अगर वो इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से जो ये सनातन व्यवस्था है, जो बनारस जो एक बनारस का जो नहीं, सनातनी व्यवस्था में जो उसका महत्व है, उस महत्व को आज कैश करके कल के लिए निचोड़ लेना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। क्योंकि वाराणसी जो है वो महाशमशान का महाशमशान था, वहां मोक्ष और मोक्ष के जो आते थे, उन्हीं के लिहाज से बोल रहा हूं। और बनारस के भी मैं हजारों लोगों से मिला हूं, पता नहीं अपनी ही परंपरा का, हो सकता है बहुत लोगों को पता, लेकिन अगर ऐसा है कि उन्हें पता है और वो अब तक सड़क पे नहीं आए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि जो महाशमशान है उसमें मोक्ष के लिए जो है सारे जितने भी हिंदू देवी देवता थे, जितने भी देवी देवताओं को हिंदू धर्म में स्थान मिला था, उन सबका मंदिर था। छोटे छोटे मंदिर थे। शिव तो मोक्ष दाता है, उनका तो स्थान था ही। उसके साथ जो कहते हैं 33 कोटि देवी देवता, अधिकतर लोग उसको 33 करोड़ समझते हैं, लेकिन वो 33 प्रकार के देवी देवता हैं। 189 देवी देवता कुल है उस फिलॉसफी के अनुसार। तो 189 देवी देवताओं के मंदिर थे, और व्यापार बढ़ाने, अपना पॉलिटिकल फेस चमकाने और बनारस के लोगों को ब्यूटिफिकेशन के नाम पे खुश करने के चक्कर में उन्होंने 50-55 मंदिरों को तोड़वा के पिघवा दिया। तो जो महाशमशान यानी जो मोक्षदायी भूमि थी, जिसमें सभी देवी देवताओं के प्रेजेंस में कोई निर्वाण की प्राप्ति करता था, मोक्ष की प्राप्ति करते थे लोग, उन 33 कोटि देवी देवताओं के समक्ष इसीलिए जाया जाता था काशी या बनारस। इसीलिए लोग काशी या बनारस पुराने समय से जाते रहे हैं। तो जो 189 यानी 33 कोटि देवी देवताओं की उपस्थिति में जो मोक्ष लेते थे, उनमें से 50-55 देवताओं को तो मोदी जी ने ऐसे ही निपटा दिया, उनको ही मोक्ष की प्राप्ति करा दी, उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति करा दी।
जी और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बाद यदि ऐसे नैरेटिव फैला रहे हैं कि नहीं 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 वो देवता तो बेकार थे, मैं ही विष्णु हूं, मैं अकेला ही काफी हूं, या मोदी जी ही विष्णु हैं, अगर उनके लोग फैला रहे हैं वो अकेले ही काफी हैं, तब तो शिव की भी जरूरत नहीं। जी सोचना पड़ेगा, बनारस वालों को सोचना पड़ेगा। जी जी। हेलो। जी जी जी। हाँ, मैंने नहीं वो वही तो, कहा वालों को। हाँ इस पे हम अलग से बात करेंगे। जी और नित्यानंद जी शायद लग रहा कहीं चले गए हैं। अच्छा है, सामने हैं, लेकिन कई बार वो पर्दा गिरा लेते हैं कि उनको नहीं अच्छा देखिए लगता कि है। वो जो मतलब ऐसे करके सुनने में जैसे वो क्या नाम था, रेडियो सिलोन वाले थे ना, जी जी एक जी। हयानी साहब जो है, हम्म, हम्म, 10वीं क्लास में जो है एग्जाम से पहले हम उनको सुनते थे। एक और हम्म। थे, वो क्या नाम है, कमल शर्मा। तो ये इनको जी। देखने से नहीं, इनको सुनने में, जैसे रेहान फजल है, तो जब उनको सुनते थे तो ज्यादा मजा, जब उनको देखने लगे तो मजा नहीं आता था। तो अभी सुन रहा था मैं। जी हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं। एक जो सवाल किया था विघ्नेश जी से, परसों से लेके आज तक मोदी जी कहीं भाषण देते हुए नहीं पाए गए हैं। पटना में रोड शो किया है, अभी बनारस में किया है। तो जो लगातार वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, जिस तरह से शहजादे और ये वो मुसलमान और क्या क्या नैरेटिव्स, और ये जो इनको मतलब उल्टा जो है अपने ही जो मित्रों को बोल दिया कि कांग्रेस के दफ्तर में लेके जाते हैं टेम्पो भर भर के पैसा। तो इस तरह से जब चीजें चलने लगी, तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि उनको कहा गया कि जितना बोलेंगे उतना जो है इनके खिलाफ जाएगा। तो अच्छा है कि इनसे रोड शो वगैरह करा लिया जाए, बाकी सब बोलने बालने वाले में ना जाए। नहीं देखिए, अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये एक भ्रम है। उसका कारण है, मैंने आपको एग्जांपल दिया इससे पहले कि मुझे लगता है कि विघ्नेश सर भी इससे एग्री होंगे। उसका इन्होंने एक दूसरा पहलू अपनाया है ना, कि तमाम चैनलों में ये जो कुछ समय के लिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसका जो बोल रहा है कि अब ये प्रचार का दूसरा एक माध्यम होता है। पहली दूसरी बात है कि ये सच है कि अडानी अंबानी में पर बोलकर वो एक तरह से, मतलब मान लीजिए कि जुबान फिसल गई शायद, या उस तरह से, क्योंकि वो चीजें हैं वो उस तरह से बोलना नहीं चाहते, क्योंकि सफाई देनी पड़ेगी। एक और है कि लगातार चुनाव आयोग के पास जिस तरह की शिकायतें गई हैं और लोगों का एक प्रेशर है, और मामला फिर कोर्ट तक और उस तरह की चीजें हुई हैं, तो कुछ जी इंस्ट्रक्शन आए होंगे, तो इसलिए ऐसा, लेकिन भाषण नहीं दे रहे ऐसा नहीं है। जैसे आज ही उनका भाषण था, उन्होंने कहा कि भाई मैं ये मोदी की गारंटी, मैं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा, और जो कह रहे थे वो जो उनकी जो जुमलेबाजी है जिनको जनता कहती है। लेकिन ये अब एक दो तिहाई चुनाव ऑलरेडी मतलब सीटों पर हो चुकी है, देखिए ऐसा है ना। तो इसलिए जब वो नामांकन करेंगे, ऐसा नहीं वो नहीं बोलेंगे, उसके बाद देखिएगा फिर वो रैली करेंगे और फिर वो बोलेंगे, नामांकन हो जाए तो बनारस के लिए जब चुनाव होंगे तब वो बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोल रहे। तो ये जो एक मतलब कुछ लोग हैं जो अपनी टीआरपी और अपनी चीजों के लिए बातें फैलाते रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो व्यक्ति लगातार मतलब कई वर्षों तक वो व्यक्ति मोनोलॉग करता रहा मन की बात, उस व्यक्ति को कोई चुप करा सकता है, आपको लगता है? पहले मतलब आप खुद सोचिए कि जो पूरे देश के इतने करोड़ लोगों को पकाता रहा वो व्यक्ति, वो एक तरफा बात वो करते रहे, अपनी मन की बात कहते रहे, उस व्यक्ति को कौन चुप करा सकता है? वो थोड़ा सा पॉज लिए हुए वो फिर बोलेंगे। और क्योंकि ये बिना बोले रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हर बात ये बोलते हैं। इसका कारण है ना कि भाई मान लीजिए कि यूट्यूबर आए, अब उनको जाके उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, कि मैं ट्रेन में जाता था हाथ दिखाता था और ज्योतिषी बन जाता था। मतलब वो है वो मतलब। शायद ये तरीका है उनको कनेक्ट करने का आम लोगों के बीच में, हो हाँ सकता है वो तरीका होगा। हाँ। एक चीज, जी,
हम ये कह रहे हैं, आजकल इंटरव्यू काफी दे रहे हैं वो। मैं वही आपको कह रहा हूँ, तो बोलने का एक तरीका नहीं होता कि सिर्फ वो मन से और रैली पे बोले। वो जो उन्होंने माध्यम चेंज किया, लेकिन बोल तो रहे हैं। भाई बंगाल में रैली थी, बंगाल में उन्होंने भाषण दिया, बंगाल में नहीं, बंगाल में आके वो बोले संदेशखाली में। तो ये हम अपने हिसाब से तय कर लेते कि कहाँ बोल रहे हैं और हम कितना समझ पा रहे हैं और कौन सी चीज को हम पिक कर रहे हैं, कि हमारे मुताबिक नहीं बोले तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया, ऐसा नहीं। मैंने जो कहा, एक आदमी है कि उदाहरण नहीं दूंगा, मतलब मान लीजिए कि कोई एक है, हर एक चीज की किसी की आदत होती है कि वो होता है ना कि कुछ लोग बीच बीच में कुछ तकिया कलाम लेते हैं, उसके बगैर वो बात नहीं कह पाते। तो प्रधानमंत्री मोदी बिना बोले, और डेफिनेटली वो बोलेंगे तो एक्स्ट्रा टू ए भी बोलेंगे, जैसे कुछ वो करेंगे, मतलब उस तरह की बातें बोलेंगे, जुबान उनकी फिसलती है, चीजें आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोल रहे हैं और लोग उनकी बात सुन नहीं रहे। भरोसा यह है कि सुन तो रहे, लेकिन उन्हें भरोसा कितना कर रहे हैं, ये अलग मसला है। जी जी जी। बात जब कही जाएगी, जब माध्यम है, आप जब लाउड स्पीकर बजाएंगे ना, देखिए कुछ लोग हैं जो लाउड स्पीकर सुन के वो रुक जाते हैं और माथा टेक लेते हैं और करने चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है कि जो कहते हैं चलो यार भीड़ हो गई, तो वो हॉर्न बजाते हैं निकल जाने के लिए। वो ऐसा नहीं है कि वो उसके नहीं होते, लेकिन नहीं रुकते हैं। तो ये वो व्यक्ति हैं कि जो हर जगह रुकना जानता है। दूसरी बात है कि जब लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, उसमें मजेदार बात यह है कि जो बनारस वाली बात है, ये कई लोगों ने उस वक्त विरोध भी किया था। दुकानदार नाराज हो गए थे, बनारस में मंदिर तोड़ने वाली बात है, जो 33 कोटि देवताओं की बात है, और उन्हें सर एकदम सही बोल रहे थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि उसी बनारस में क्या इनके खिलाफ कोई विरोध अभी तक हुआ उस तरह से? इन्होंने जिस गांव को गोद लिया था, जो आदर्श गांव बनना था, उस गांव की क्या हालत। उसी बनारस में वो जो मुसर थे, वो शायद घास खा रहे थे और उनकी एक रिपोर्ट आई थी, और उसमें जो रिपोर्ट जिस रिपोर्टर ने किया था उसके खिलाफ जो मामला हुआ। और तो ये लगातार जो चीजें आ रही हैं। दूसरा है कि जो आप कह रहे थे ना कि आज बहुत सारे लोग हैं जिनका नामांकन उस तरह से नहीं कर रहे थे, और जो बार बार हम ये कह रहे कि वो बोले या ना बोले, उनका पूरा तंत्र, बोलना सिर्फ मुंह से नहीं होता है। आपने एक बात कम्युनिकेट कर दी और वो बात पहुंच गई, और नेताओं की भाषा आप जानते हैं क्या बोलते हैं, कि जरूरी नहीं है कि हर बात उस चुनावी रैली में उसके दूसरे माध्यम। आप बताइए ना कि वो एक चैनल को इंटरव्यू देते हैं, उसको उस इंटरव्यू को सारे लोग कैसे दिखाते, लाइव चल रहा होता सब जगह एक साथ। ये विपक्ष के नेताओं का तो नहीं चल रहा होता कि वो कोई इंटरव्यू दे, तो बात कह रहे होते कि विपक्ष के नेताओं का क्यों नहीं दिखाते। दूरदर्शन जो है, दूरदर्शन जो सरकारी प्रसार भारती जो है, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री को बोलने का मौका क्यों मिलता है चुनाव के दौरान? इस पे बात वो इसलिए नहीं बोल रहे कि वो बात बढ़ेगी, जो अभी इन्होंने ये जो एन राम और जो जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इन्होंने जो उनको कहा ना बहस करने के लिए, वो इसमें नहीं बोल रहे, वो बच रहे, वो बहस करने नहीं जा रहे। दूसरा है कि अडानी अंबानी पे वो फंसेंगे। किसी पत्रकार में जो कथित रूप से जो इंटरव्यू है, किसी ने पूछा क्या कि आपने कैसे बोल दिया क्या? अभी आज भी देख रहा था इंडिया टुडे के आज तक के संवाददाता, वो हाथ जोड़ के बात कर रहा था। तो ये सारी चीजें सजाई हुई हैं, और ये दूसरा है बोलने का तरीका कि हम जो बोल रहे हो बात तुम पहुंचाओ। वो इंटरव्यू नहीं है, वो बुलाया गया कि आप ये बातें पहुंचाइए, क्योंकि वो उससे अभी भी वो कह रहे कि इस धर्म के आधार पर नहीं, मतलब वो एक तरह से बोल ही रहे हैं ना अभी उसी बात से, वो अपनी किसी बात से नहीं वो नहीं वो आप मेरी जो एक होता है कि जो भरी सभा में बोलते हैं, जैसे तेलंगाना में बोला कांग्रेस को लेके और माल पहुंचाया जा रहा है, तो वो जब संबोधन का एक मसला होता है। और ये जो इंटरव्यूज के जरिए या ये इसमें एडिट किया जा सकता है, कुछ भी बोल दिया इधर उधर, तो प्रॉपर पहले एडिट किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, उसके बाद उसको प्रसारित किया जाता है। तो वो शायद आप हम सब जानते हैं। तेलंगाना में जो आप कह रहे हैं कि तेलंगाना में बोलने के बाद जब माल पहुंच गया, तो आदमी थोड़ा तो माल पहुंचाने के बाद कोई लेबर होता है वो आराम भी तो करता है यार। गजब बात कर रहे हैं आप, जब उन्होंने टेम्पो भर के माल पहुंचवा दिया है, तो एक आदमी, आप क्या चाहते हैं इस गर्मी में? एक मतलब एक आदमी जो 75 साल 74 साल का है, वो कह रहा है कि मैं 70 साल के अपने बुजुर्गों का ख्याल रखूंगा। मतलब आप लोगों को थोड़ी दया आनी चाहिए, मतलब गजब आप बात कर।
उन्होंने टेम्पो भर के कोई आदमी लोड करके मालिक का पैसा उन्होंने पहुंचवाया। अगर मालिक ने दिया तो पहुंचवाया कौन, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। मालिक के लिए काम करने वाला कौन है। तो व्यंग्यात्मक वे में अगर लें पॉलिटिकल उसमें, तो भाई जब उन्होंने माल पहुंचवा दिया राहुल गांधी के यहाँ या जिसके यहाँ भी पहुंचवा दिया, तो सामान लोड अनलोड किया है तो थोड़ा आराम करेगा ना। अभी फिर डुबकी लगा के फिर वो बोलेंगे, देखिएगा जो मैं कह रहा। और वैसे भी अभी स्थानीय उसका था तो कोई नहीं, जो बोलना था वो बोल चुके, कम्युनिकेट कर चुके। और दूसरा है कि केजरीवाल ने एक सवाल उठा दिया कि भाई ये अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पॉज ले रहे कि आगे क्या करना है। लेकिन ये नहीं बोलना, ये एक दिन में इस मतलब बीते एक सप्ताह में नहीं बोलना, इसका मतलब ये नहीं निकलना चाहिए कि वो नहीं बोल रहे, मैं इससे नहीं मान। जी, इसका मतलब कि और मैं पहले जो बोलना भूल गया तो बात कह दूं, बंगाल में एक चीज जो है जो मैंने मतलब मुझे बोलना चाहिए था। उत्तर भारत में जो मैंने देखा है हिंदी बेल्ट में विशेषकर, कि घर में अगर पति या जो घर के पुरुषों ने कह दिया महिला वहीं जाके वोट कर, ज्यादातर करो। बंगाल में अब वो ट्रेंड बदल गया है। हाँ, इसका अपोजिट होता है बंगाल में। मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा भी ये ना वहाँ भी ट्रेंड बदल गया है। और बात है, लेकिन बंगाल में इसको घर में कि कोई किसी को होता नहीं कि किसको कहाँ वोट देना है। हालांकि यहाँ पार्टी तय कर देती है कि किसको देना है, महिला संगठन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ महिलाएं इसके अलावा क्या हुआ, जी, इसके अलावा क्या हुआ है कि जो पारिवारिक स्ट्रक्चर जो टूटे हैं, और जो संयुक्त परिवार का जो मसला होता था, एक मुखिया होता था और वो बोल दिया तो पूरा घर के लोग जाते थे, अब वो सब बहुत बुरी तरह से टूटा है। और एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है ग्रामीण इलाकों में। तो आपके जो सवाल था कि वो क्यों नहीं बोल रहे, उसका एक और कारण तो महत्वपूर्ण हो सकता है कि इस बीच में अंबानी और अडानी के यहाँ से इनको खून आया हो कि यार गजब कर दिए भाई, है इतना इधर इतना मदद किए तुमको, है। हाँ, नहीं, अभी क्या हुआ कि फोड़ दिए तुमने। जी, राहुल गांधी ने बोला है कि जब जब बोलेंगे तब तक अपना वोट मतलब खोएंगे। हाँ हम सुने वो देखिए होता है कि ना कि देखिए राहुल और प्रियंका के साथ एक दूसरी दिक्कत है कि वो दोनों लोग कांग्रेस के साथ पूरी दिक्कत है, वो बिजनेस एग्री करेंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा ये मानना है कि राहुल और प्रियंका और उसमें सोनिया गांधी खैर बहुत एक्टिव नहीं दिखती, लेकिन पीछे वो सक्रिय है। और ये लोग या खड़गे साहब अभी आए हैं, तो ये कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं, सही दिशा में। और मैं इन दोनों को अभी भी नैतिक रूप से ऑनेस्ट मानता हूँ, दोनों भाई बहनों को। लेकिन जो उनकी पार्टी की दूसरे जो नेता हैं जो मौके की तलाश में, उसका लिखा भी है जो इधर उधर गए हैं, कांग्रेस को नुकसान वो लोग पहुंचा रही है। कांग्रेस के संगठन में ये दिक्कत है, कांग्रेस को उसे स्वीकार करना चाहिए। विघ्नेश भाई, कांग्रेस में राहुल दूसरे क्या बोलते हैं प्रियंका और खड़गे साहब, इसके अलावा कोई स्टार प्रचारक कहीं से दिख नहीं रहा है। भाई कुछ राज्यों में तो सरकारें हैं ना, तो वहां के लोग जो मुख्यमंत्री हैं, ये तो अपने मुख्यमंत्रियों को उतार रहे हैं जगह जगह। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहीं नहीं गए, गुजरात के मुख्यमंत्री कहीं नहीं गए, क्योंकि वो शायद वो कैलिबर भी नहीं है, वो क्षमता भी नहीं है, कहीं टपका दिए गए हैं। इवन मध्य प्रदेश के आए थे शायद अमेठी में चुनाव का पर्चा दाखिल करवाने के लिए, और जिनके बारे में खुद जो ईरानी जी हैं, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उनका नाम तक का कहीं जिक्र नहीं है कि आए थे और नामांकन करवाया था। सॉरी। तो क्या अकाल पड़ गया है क्या, मतलब कोई और नेता नहीं है जो थोड़ा इस पिच पे बोल पाए, या उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई? देखिए, ये हो सकता है एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो। हालांकि कुछ और नेता भी थे, सचिन पायलट घूम रहे हैं। सचिन पायलट बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं। दक्षिण में डीके शिव कुमार दक्षिण के राज्यों में बहुत एक्टिव रहे हैं। रेवंत रेड्डी जी रहे हैं एक्टिव। लेकिन
जो मुद्दा ये है, देखिए, ये सारा कवर हो जाता है उस प्रश्न में जो अभी नित्यानंद जी ने उठाया। नित्यानंद जी ने ये कहा कि मोरली राहुल जी को, खड़गे जी को ईमानदार माना जाता है। उनके, शायद ये कहना चाह रहे थे कि जो उनकी विचारधारा है वो भी सही दिशा में मानी जा रही है, ऑनेस्ट मानी जा रही है, ईमानदार मानी जा रही है। लेकिन कांग्रेस एक संगठन के तौर पर क्यों नहीं खड़ा दिखता? और यही तो मूल प्रश्न है कांग्रेस की। इस जो दुर्गति कांग्रेस ने झेली है, यही तो मूल चीज है, मूल तत्व है। यही वजह है कि राजीव गांधी जी के मृत्यु के बाद बहुत कोशिशों के बाद भी अब तक जितने भी नेता हुए, एक वक्त आया सोनिया गांधी जी को बुलाना पड़ा कि गांधी फैमिली होगी, गांधी परिवार होगा, तो शायद कांग्रेस फिर से एक संगठित तौर पे रह सकता है। गांधी परिवार नहीं होगा तो बिखर जाएगा। चलिए, ये आंतरिक मामला है। लेकिन आप ये देखिए कि जो एक नई दिशा राहुल गांधी जी देना चाह रहे हैं कांग्रेस को, खड़गे जी देना चाह रहे हैं कांग्रेस को, सचिन जैसे युवा नेता देना चाह रहे हैं और उसमें अपनी पूरी मेहनत झोंक रहे हैं। टीके शिव कुमार है, रेवंत रेड्डी है, ये जो युवा ब्रिगेड कुछ सामने आई है। उसके अलावा कांग्रेस क्या है? उसके अलावा कांग्रेस जो है ठीक बीजेपी की तरह ही, मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं बिल्कुल सहमत हूं नित्यानंद जी से कि बिल्कुल बीजेपी की तरह एक ऐसा संगठन है जिसमें सवर्ण वर्चस्ववादियों का बड़ा जमावड़ा है। जो फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं वो संगठन में अब भी भरे पड़े। जो नई राजनीतिक विचारधारा के वाहक हैं, जो भी उस तरह के लोग आते हैं संगठन में, वो साइडलाइन कर दिए जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक नेटवर्क है सवर्ण वर्चस्ववादियों का, जिसमें जिनके सामने कोई जो आप कहेंगे टैलेंटेड, या आप कहेंगे जो एक राहुल गांधी वाली सोच लेकर के व्यक्ति पहुंचेगा, तो शायद वो राहुल गांधी जी तक पहुंच भी नहीं पाएगा। इतने बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं जो महसूस करता हूं, जो विभिन्न माध्यमों से जानकारियां जो एकत्रित की हैं, उसके बिना पे जो मैं महसूस करता हूं, मैं वही बोल रहा हूं। एक ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी वैसे ही हैं,
लेकिन एक बड़ा जमावड़ा है। कहीं ना कहीं वो न्यू एंट्रेंट्स के साथ या फिर कहीं ना कहीं वो वैसे लोगों के साथ जो जमीन पे मेहनत तो करना चाहते हैं पर उस मेहनत को संगठन तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जान रहा हूं जो नहीं पहुंचा पाते, जो हार थक के बैठ जाते हैं, वो बीजेपी में नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली आज भी कांग्रेस के नजदीक हैं और जो कांग्रेस की विचारधारा रही है उसके समर्थक हैं। वो तो दिखा ही आपको भारत जोड़ो यात्रा में, हम सबने देखा। जी जी, हम सबने भारत जोड़ो यात्रा में देखा। लेकिन जो कमियां हैं वो शायद मैकेनिज्म में है। एक मैकेनिज्म डेवलप कर, अच्छा ये भी नहीं कह सकते कि किसी संगठन से आप कुछ लोगों को निकाल देना चाहिए आपको या फिर कुछ लोगों को ले लेना चाहिए। नहीं, मेरा ये नहीं कहना। मेरा ये कहना है कि एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए हर राजनीतिक दल में। बीजेपी तो इसमें और भी शून्य है, मतलब नेगेटिव है, और वो पॉजिटिव हो भी नहीं सकती क्योंकि उसकी विचारधारा ही नेगेटिव मेरे हिसाब से। वो आज के लिए नहीं है वो विचारधारा। लेकिन कांग्रेस की क्योंकि वो विचारधारा है, वो उदारवादी विचारधारा है, मानवतावादी विचारधारा है, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, तो उन सबों का जो जमावड़ा होगा, वो सब लोग जो एकत्रित होंगे एक मंच के नीचे, तो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से सहमत हो। कांग्रेस विभिन्न विचारधाराओं को जोड़ता है, यही मतलब समावेश है काफी सारे विचारधाराओं का, जो कांग्रेस का अपना एक मंच है उस पर। तो उसके लिए आपको, ये मेरी सलाह भी रहेगी कांग्रेस को कि ऐसे विभागों का निर्माण होना चाहिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग विभाग है, जो अभी हैं विभाग, उनमें ऐसे बंदोबस्त किए जाने चाहिए कि नई सोच सही हो या गलत हो, ये तो बाद में निर्णय होता है। नई सोच को वहां पे कम से कम उपस्थिति मिले, वो संतुष्ट हो के जाए, कम से कम दरवाजा खुले, बिल्कुल दरवाजा खुले, उपस्थिति दर्ज हो, वो संतुष्ट होके जाए कि मेरी बात सुनी गई। भले मानी गई कि नहीं वो तो अलग बात है, क्योंकि उस बात में कितना दम होगा, उनके आइडियाज में कितना दम होगा, उनके विचारों में कितना दम होगा, अगर वो देश के लिए सही में फायदेमंद हो। क्योंकि बहुत सारे पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं होता। कई बार दोहराव होता है, मतलब वही लोग बोलते हैं जो पहले वो लोग बोल चुके होते हैं। तो नहीं, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि बहुत सारे लोग जिनके विचारों में दम ना हो और वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके पहुंच जाए कि भाई मैं इतना महान आदमी हूं। वो तो नेतृत्व को देखना होता है कि कैसे उसको हैंडल करें, टेकल करें। जी बिल्कुल। तो सभी लोग ये सोचते हैं, और दिमाग सबके पास है, और सब यही सोचते हैं कि सबसे ज्यादा ज्ञान हमारे पास है, ज्ञान हमारे पास। हाँ, लेकिन मामला है कि इसको एक एक्यूमुलेटिव वे में कैसे चीजों को ले आया जाए, और एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जो उन्हें एकत्रित करे, उन्हें फिल्टर करे, जो फिल्टरेशन के प्रोसेस से निकले, वो फिर आगे बढ़े।
और वो लगातार एक वैचारिकी पे लगातार कहिए कि मतलब काम करने की जरूरत है, जो शायद बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो सिर्फ कांग्रेस के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, सभी सभी पार्टियों में है। सभी और ऐसी पार्टियां जो लोकतंत्र में यकीन रखती है, जो इवन इवन लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखती है, उन सबको अपने अंदर ऐसा करना चाहिए। तब हो सकता है कि बड़े अच्छे अच्छे टैलेंट्स जो है, जो युवा है कल की पीढ़ी के, वो भी राजनीति में आना चाहे, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहे। जी एकदम इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा विषय भी नहीं है, और ये कांग्रेस के पास ये बात चली जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो भी दर्शकों तक हमारी बात जाए। ये कांग्रेस का आंतरिक विषय होना चाहिए, हमारा किसी भी विषय। पार्टी का है। जी जी जी। बावजूद इसके कि कांग्रेस एक इस तरह की पार्टी रही है जहां आप कह रहे थे कि हर तरह के विचारों के यहाँ प्रश्रय मिलता है। क्योंकि इवन क्योंकि हाँ क्योंकि एक चीज मैं जोर देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की जो ये पहल है, भारत जोड़ो से जो शुरू हुई, उससे पहले भी उसने, उस पहल में बहुत उम्मीद देती है। जी, तो अब उस उम्मीद पे खड़ा उतरना, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी एक संगठन के तौर पर। जी एकदम आप सही कह रहे हैं नित्यानंद जी। आप सामने आए। नित्यानंद जी लग रहा है कहीं चले गए हैं, तो अब इसको हम खत्म भी करेंगे। आज चौथे चरण का हो गया है, चार जी फेरे हो गए, लोकतंत्र का ब्याह का पर्व जारी है। अब जी देखते हैं कि अ, आगे क्या क्या होगा। आधे से ज्यादा सीटें हो गई हैं, जी, 2/3 हो गई। तो हाँ हाँ, तो अब 1/3 मामला बचा है। जी और मुझे 100% ना केवल मतलब इसको सही कह रहा हूँ, इस पर भरोसा भी है, और कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो लास्ट बॉल तक वो अपने आप को मतलब खेलती है। ये नहीं है कि हार मान गई या तमाम चीजें। और वो उसका खेल का जो तरीका है वो आपको पसंद हो ना हो, वो अलग बात है। किसी का हाथ तोड़वा देगी, किसी का कुछ करवा देगी, लेकिन वो सब कुछ करती रहती है। मतलब विरोधियों को निपटाने में वो लगी रहती है, ना कि बेहतर खेल कैसे किया जाए, कैसे और आप इतने पॉपुलर हैं तो ज्यादा और कैसे पॉपुलर बना जाए कि आ, जब भी कुछ हो तो आप ही 500 कितने सीटें हैं वो सब आप ही ले जाएं। लेकिन हकीकत कुछ और है, और मामला दिखता कुछ और है, हकीकत कुछ और है। कैडर होने के बावजूद, पन्ना प्रमुख होने के बावजूद, क्या वजह है कि 10 साल में एक बड़ी आइडियोलॉजी जिसकी मतलब 100 साल से तैयारी हो रही थी, 10 साल में उसकी कलई खुल गई। मतलब थोड़ा इस पे बात करके अभी खत्म करेंगे, क्योंकि ये इस आज के जो हमारा जो एजेंडा है या विषय है उससे कोई उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही मेरे दिमाग में बातचीत आप लोगों से करते हुए, चूंकि विचारधारा की बात आई तो प्रमुख रूप से दो ही विचारधाराएं हैं दुनिया भर में, राइट या लेफ्ट। बिल्कुल। तो हाँ, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सेंटर भी है, तो सेंटर का मतलब क्या हुआ कि दोनों ओर, मतलब लेफ्ट में भी है राइट में भी है, और इधर से भी जब होगा तब माल खाएंगे, उधर से होगा तब माल खाएंगे। और ये चला है, मतलब मध्य मार्ग को का ये एक कहिए कि अपॉर्चुनिस्ट तरीका भी अपनाया गया है। नित्यानंद जी, 2025 में आरएसएस का 100 साल पूरा हो रहा है, और उसका सपना था कि 100वें साल में हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कितना वहां तक पहुंची है, और कितना वो पीछे चली गई है। नहीं देखिए, जो ये सवाल है हालांकि ठीक है, लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र के उसमें बनने में कोई कमी है? क्या उसका कारण है?
कि इस बार के चुनाव में जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो खुले तौर पे एक समुदाय विशेष मुसलमानों का विरोध कर रहे, खुले तौर पे लगातार कर रहे। ठीक है, हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा की बात है, बस घोषणा ही नहीं हुई है ना, जैसे इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई। मान लीजिए वो कहते हैं ना कि एक तरह का आपातकाल है ना, मीडिया सेंसरशिप है, सबसे ज्यादा इंटरनेट यहाँ बंद हुए हैं, भारत में बंद कराए गए हैं इस दौरान। ठीक है, आप अपने देश के किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं देते हैं। ठीक है, उन्हें अगर कुछ कहना हो, उनकी आलोचना, तो पूरी लॉबी, मतलब सरकार की पूरी लॉबी लग जाती है उन्हें खालिस्तान और मतलब उस तरह की, मतलब एक संबोधन में आप उसे जोड़ देते धर्म विशेष में, या कोई सवाल पूछ दिए तो तुरंत उसको मुसलमान बना देते। तो ये जो जो कहते हैं, मुझे लगता है कि जो पड़ोसी राज्य या बाकी देशों को कहते होंगे कि वो धर्म के आधार पर उनका निर्माण हुआ या धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तो धर्म के आधार पर तो आप नहीं बने थे, आप तो यही है, लेकिन आपने कौन सी कमी छोड़ी है? आपके जो वर्तमान जो सरकार है उसके तमाम लोग, मतलब जो खुद प्रधानमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि मतलब वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है। हालांकि आरएसएस के जो प्रमुख है उन्होंने कहा था कि वो अपना 1.25 साल इस बार नहीं मनाएंगे समारोह, जो है शायद ऐसी खबर मैंने देखी थी। हाँ, इस तरह की खबर थी, लेकिन वो अभी सवाल पूछा कि क्या हिंदू राष्ट्र कितना पीछे गए? पीछे कहीं नहीं गए। अगर पीछे गए होते तो इस तरह की बातें प्रधानमंत्री इस चुनाव में तो कम से कम लगातार नहीं कर रहे होते। लगातार वो मुसलमानों के ऊपर हमलावर हैं एक तरह से। आपने उन्हें घुसपैठिए तक कह दिया। इस देश में जो 25 करोड़ आबादी है या 20 करोड़ जो भी उनकी आबादी है, आप उनको घुसपैठिए कह रहे हैं। तो जब आप एक समुदाय विशेष को घुसपैठिए कह रहे हैं, और आप सोचिए ना कि प्रधानमंत्री इस बात को एंजॉय कर रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये अवतार हैं, उनके मंत्री और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भगवान है, और इसका कभी उन्होंने खंडन या इसका विरोध नहीं किया। एक आदमी को जब भगवान मनाता है तो जो भी समझदार व्यक्ति होता है वो ये कहता है कि यार ये ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मानने वाले लोग हैं, तो ये कहते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया क्योंकि वो तो भक्त है। मान लीजिए कि जो नास्तिक है अलग चीज है, तो हम लोग नहीं मानते कि चलो ठीक है, लेकिन वो मानता है, वो ये तो कहेगा कम से कम कि मुझे भगवान मत बना, मैं तो भक्ति हूँ। लेकिन वो इस बात को एंजॉय करता है, उनके मंदिर बनाए गए और वो लगातार इस बात को एंजॉय करता है। ये एक साइकोलॉजिकल एक पैटर्न है, ऐसी चीजों को लोग एंजॉय करता है कि लोग, वो चाहता भी है कि लोग उन्हें भगवान माने। ठीक है, ईश्वर माने उन्हें। हर चीज में आप देखेंगे कि बिना धर्म के, बिना उसके इनका काम नहीं चलता। आप इस चीज को देखिए। मेरा सवाल यह है कि वो तो इनका इसी आधार पे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के आधार पे लगातार जनसंघ से होते हुए जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तक आते हुए सब कुछ हुआ है। लेकिन जब बाकायदा जब सिंगोल जब लग गया और ये तथाकथित जो संविधान है वो, उसकी विदाई हो गई, धर्म सभा बनेगा, वहां से जिस तरह से, मतलब वो जो एक बाकायदा जो दिखता है, हालांकि अभी भी वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो बहुसंख्यक हिंदू समाज अभी इनके खिलाफ है। बहुसंख्यक हिंदू समाज, बाकी तो मुस्लिम या अदर्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सवाल, आपका सवाल क्या था? आपका सवाल यही है ना? मेरा सवाल यही था कि जो 100 साल पूरे होने पे कहा जाता था कि आरएसएस का टारगेट था कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, ये जो भी संविधान, संवैधानिक चीजें, सब कोर्ट और प्रशासनिक ढांचा, वो सब कुछ बदल जाएगा। तो थोड़े समय के लिए आरएसएस को एक साइड में रख दी, एक साइड में रखी, ठीक है जी। इसके बाद आरएसएस ने जिस व्यक्ति को तैयार किया था, जिनको दिल्ली की गद्दी पे बिठाया गया पूंजीपतियों के सहारे और तमाम जगह, मतलब उसके हिसाब से इन्होंने जिस व्यक्ति को बिठाया, क्या वह आरएसएस के नैरेटिव पे काम नहीं कर रहे थे? वो बाकायदा कर रहे थे। ठीक है, वो हिंदुत्व पे ही खेलते रहे हैं। तमाम वो चीजें की गई हैं, चाहे बदलाव किए गए हैं या
किताबों में या दूसरी जगह पे जो तमाम चीजें, मान लीजिए कि एक सेक्युलर देश में जब जहाँ भी संविधान अभी है, अस्तित्व में है, वहाँ पे एक प्रधानमंत्री को इस बात से दिक्कत हो जाती है कि कौन मछली खा रहा है, कौन क्या खा रहा है। वो व्यक्ति यह भी कह देता है कि आप कपड़े देख के ये आग लगाने वाले, दंगा करने वाले कपड़े से ही पहचाने जाते हैं। वो कपड़े का मतलब कपड़े से लेके शक्ल सूरत तक की बात कर रहे हैं। जिस पत्रकार को पीटा गया, उस पत्रकार ने वीडियो में बाकायदा ये कहा गया कि मेरी दाढ़ी थी, उन्होंने कहा कि तुम मुसलमान हो। ये उस पार्टी के समर्थक थे। तो मैं कह रहा हूँ कि ना तो आरएसएस पीछे हटा है, ना कि सरकार उससे पीछे हटी। ये अगर उनका एजेंडा है तो इस एजेंडे में बाकायदा काम हो रहा है। इस काम एकदम आप समझ गया, काम हो रहा है और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब ये सब जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी कर ली जाए। और शायद यही हड़बड़ी थी कि इसीलिए वो 400, देखिए यही तो जो आप कह रहे हैं कि कितना पीछे हटे, वो 400 क्यों मांग रहे हैं? संविधान बदलाव के जो संकेत इनके नेताओं ने दिए हैं, आखिर वो संविधान में क्या बदलना चाहते हैं? वो सेक्युलर शब्द को हटाना चाहते हैं ना। ये प्रस्ताव तो राकेश सिन्हा भी लेके आए थे, उसमें से समाजवाद और सेक्युलरिज्म जो लिखा हुआ था, सेक्युलर वाला, उसको हटाने के लिए। वो तो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व भी तो खतरनाक है उसके लिए। हाँ ठीक है, लेकिन उनकी आपत्ति तो सेक्युलर वाले से, वो शब्द को हटाना चाहते थे। सेक्युलर हट जाएगा, जब सेक्युलर हट जाएगा तो आप किस घोषणा की बात करें? मान लीजिए कि इस संविधान में सेक्युलर लिखा हुआ है और ये 2019 के बाद भी प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यालय से, हेड ऑफिस से दिल्ली में ये खड़े होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात तो कह चुके हैं कि आप कोई सेक्युलर नहीं है, कोई नहीं आता, कोई सेक्युलर इस तरह से नहीं है। मतलब पार्टियों के संदर्भ में उन्होंने कहा था, ठीक है। इसलिए जो आप कह रहे हैं वो एज इट इज है, चीजें उसी दिशा में। और ये 400 मांग रहे हैं, तो 400 पर किस लिए मांग रहे? उसका संकेत वही मैं कह रहा हूँ कि 400 यदि नहीं मिल रहा है, अब वो लाले अभी इस तरह से आप ही लोगों की जो रिपोर्ट है, शायद अब मान लेते हैं कि वो खींच खाच के सरकार बना ले, तो भी वो जो पूरी एक प्रक्रिया है, हो सकता है कि यदि सरकार बना ले तो विपक्ष के तमाम लोगों को तोड़ के या 400 पूरा भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो पर सवाल है कि विपक्ष में बचा कौन? नहीं, मतलब जो कहीं जो पूरा नहीं हो रहा है तो बाकी तो विपक्ष ही है। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि देखिए, आप जैसे मैंने क्षेत्रीय पार्टियों का नाम लिया, जैसे मायावती जी हैं, जगन मोहन रेड्डी जी हैं, या बीजेडी है, मतलब ये तीन बड़ी पार्टी। ये सब उन्हीं के साथी लोग हैं। इनको आप विपक्ष मान रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ये विपक्ष तो है नहीं। इनको आप विपक्ष मान रहे हैं क्या? इंडिया अलायंस, विपक्ष का मतलब है इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस से ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेंगे, उसमें से बहुत लोग इस दौरान गए हैं चुनाव। हाँ हाँ, तो जी, तो चलिए अभी इसको हम खत्म करते हैं। विघ्नेश जी, सवाल वही जी, कितना पास पहुंची और कितना पीछे चली गई, और इसको पीछे ले जाने के लिए जो भारतीय संस्कृति या भारत की रवायत है, वो कहीं जो ये लोग बनाना चाह रहे थे वो एकदम उलट था। जिस तरह का ये राष्ट्र बनाना चाह रहे थे एकदम वो, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की ये रवायत है आम जन की, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। मतलब ऐसा तो नहीं है नहीं कर रही है, लेकिन कर तो रही है, केवल पॉलिटिकल टर्म में कर रही है, लेकिन इतने स्तर तक नहीं जाएगी कि वो किसी समुदाय विशेष या किसी धार्मिक विशेष या किसी रंग विशेष या किसी क्षेत्र विशेष के लोगों का सफाया करना शुरू करे। और ये सफाई वाली जो पूरी थ्योरी है, उसको एक्सेप्ट कर ले। एक तो ये है, तो यदि ये झटका खाते हैं इस बार, तो और 100 साल का इनका जो पूरा एजेंडा था कि 100वें साल में हम सिंगोल लगा दिया था, बाकी अब थोड़ी सी औपचारिकता थी कि इसमें जाके, और इसीलिए शायद इतना ओवर ओवर कॉन्फिडेंस था कि 400 पार बोलेंगे और लोग फटाफट आके दे जाएंगे। लो जी, हमारे हमारे क्षेत्र का एमपी आप ले जाओ, हमारे क्षेत्र का एमपी आप ले जाओ।
तो यदि एक तो यह है कि शायद हार भी जाए तो भी कोशिश करेंगे कि तोड़ ताड़ के 400 पूरा कर लें, ये क्या करेंगे। मुझे तो मतलब कोई कुछ भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकता। जी देखिए, ये इतना टॉपिक है कि इसमें तो देखिए 5 साल में निकलने बहुत नहीं, एकदम ऐसे ही अभी चलते चलते एक कर लें, उसके बाद हम लोग इस पे एक अलग से बात करेंगे। जी देखिए, नित्यानंद जी से यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ कि वो सिर्फ शब्द हटाना चाहते हैं, बट उतना ही नहीं, उतना ही नहीं है। ये जो प्लान है ये बहुत, और इस पे इनके टूलकिट करेंगे वो भी जरूरत पड़ेगी। और की आवाज जो है बहुत वैसा हो रहा है, कुछ आवाज लगातार ये जो इनके लग रहा है मोबाइल में पेगासस डाला हुआ है। जैसा कुछ बज रहा है लगातार। अच्छा नहीं, जबकि यहाँ कोई आवाज नहीं है। मैं नजदीक और आ गया तो ये है, अब आवाज आ रही। चलिए आप बोलते जाइए, सब लोग समझ पा रहे हैं। जी 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 जी। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही सेक्युलर से हटाना इनके एजेंडे में है। एजेंडा बहुत बड़ा है, इसमें व्यापारी, इसमें धर्म का जो एक सामरिक इस्तेमाल होता है वो भी है, इसमें डिवाइड एंड रूल भी है। क्योंकि देखिए ये जो सनातन धर्म है, ये जो हिंदू संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति बोलिए, ब्राह्मण संस्कृति बोल लीजिए, हिंदू संस्कृति बोल लीजिए, व्यवस्था बोल लीजिए, ये किसी, ये खुद में कोई एक संस्कृति या एक व्यवस्था या एक विचारधारा नहीं है। ये कंप्लीट एक विचारधारा नहीं है, ये बहुत सारे छोटे 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 हजारों हजारों, हो सकता है लाखों संस्कृतियों, जो ग्रामीण व्यवस्थाओं, इन सब से मिल के बना है। और इसमें बहुत सारे पंथ पहले भी रहे थे, शाक्त शैव वैष्णव थे, निरंकार थे, निराकार ईश्वर की आराधना करने वाले। चारवाक भी है इसमें, चारवाक भी इसमें, चारवाक भी है इसमें, वर्ण व्यवस्था के समर्थक भी हैं इसमें, वर्ण व्यवस्था के विरोधी भी हैं। इतना आसान नहीं है कि अच्छा ये हिंदू राष्ट्र तो बोलते हैं, पीपीटी भी मांगते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी शुरुआत में जब आए थे तो गुजरात मॉडल के नाम पे बहुत सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलते थे। लेकिन क्या जनता के पास हिंदू राष्ट्र का कम से कम पिछले 10 साल में कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आया कि इसमें क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इसका क्या कोई खाका है? नहीं है। ये बस एक गेम है, उछालना है। आरएसएस, मुझे याद है आज से 30-35 साल पहले मेरे बचपन में बंदर छाप दंपजन खरीदिए, बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट मत खरीदिए, उसका बच्चा छाप के मार। तो क्या अंबानी जी, अडानी जी और आरएसएस के जितने भी फाइनेंसर्स हैं अच्छा दंपजन बेच रहे हैं या मोटा छाप
साड़ी बेचने वाले हैं? नहीं, वो सारे वही बड़े पूंजीपति जिनके खिलाफ आरएसएस अभियान चलाया करती। इनका जो इनकी जो मॉरल वैल्यूज है उसको आप एक अपॉर्चुनिज्म से ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते। एक अपॉर्चुनिज्म से ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते। और इन्होंने 10 साल ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र एंजॉय किया है, जिसमें देश की हालत खराब हो गई। वो हिंदू राष्ट्र 10 साल ऑलरेडी एंजॉय किया है, जहां पे कि न रोजगार के लिए आगे निकलना है, वेस्टर्न हो जाए तरीका। वेस्टर्न मशीनें चाहिए, वेस्टर्न गाड़ियां चाहिए, वेस्टर्न कपड़े चाहिए, वेस्टर्न घड़ी चाहिए, लेकिन वेस्टर्न नहीं होना। लेकिन वेस्टर्न नहीं। मैं देख रहा था प्रधानमंत्री जी का जो शो बनारस का था, उसकी एक झलक देखी तो भगवा कपड़े में इतने सारे लोग, बड़ी भीड़ थी। एक आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया था मोदी जी के जो पहनावे हैं, जी जी जी, कोट, घड़ी, पेन, क्या क्या सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ब्रांडेड हैं। एक मिनिमम शायद 1.5 लाख या 2 लाख की थी। तो वो उस पर हम नहीं जाएंगे। हाँ, आज मैं वो पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है सर कि योगी जी जब वोट लिया था तो रेबैन का गॉगल्स पहन के लिया था, भगवे कपड़े। जी, अभी रेबैन जो है वो रेबैन जो है उसे कौन से चीज ने प्रोड्यूस किया? जी तो नहीं, तो अभी हम नित्यानंद जी बोलना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि मेरा एक सवाल है, वो ये इसलिए है विद ड्यू रिस्पेक्ट कि विघ्नेश सर को असहमति रखने का और वो होने का पूरा हक है। मैं जो सवाल पूछा था मैंने उसमें एक जवाब दिया था, कारण बता रहा। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड इन्होंने बना लिया। वहाँ पे अभी रिपोर्ट देखिए कि जो मुस्लिम परिवार बचे थे, अंतिम कुछ परिवार बचे 36 के करीब, वो भी वहाँ से अंतिम रिपोर्ट थी। बीबीसी का संवाददाता गया था, बोला हम यहाँ से चले जाएंगे, अब हमारे नमाज नहीं पढ़ लेते। मध्य प्रदेश में आपने मीट की दुकानें बंद करवा दी उस तरह से। मैं गिना रहा हूँ जो आपने कहा ना, जो हिम्मत का सवाल था वो ये था कि कहाँ गए। तो ये जो आप गिना रहे, क्या हिंदू धर्म में जो घोषणा करना चाहते हैं वो इस चीज को नहीं मानते? आरएसएस के भी तमाम लोग विदेशी और तमाम चीजों को स्वीकार करते हैं कि हम और आप दोनों लोग जानते हैं, ठीक है, या बाकी लोग भी जानते हैं। लेकिन वो घोषणा की जिस सवाल ये था कि ऐसा नहीं है, कैसे इन्होंने कॉमन सिविल कोड वहां पे लागू कर दिया, जब तो यूनियन का मसला था उन्होंने बना दिया, राष्ट्रपति ने साइन भी कर दिया। राष्ट्रपति ने जो खुद दलित समाज से आती है, मतलब आदिवासी समाज से है, उन्होंने उसका विरोधी उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। एक सवाल दूसरा है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे ये इस बात का घोषणा करता है कि हमने इतने मजारों को उजाड़ दिया है उत्तराखंड में, है। तो ये कौन सा लक्षण है? धार्मिक रूप से वो क्या करते नहीं करते वो अलग मसला है, लेकिन धर्म के उन्माद में जो भी राष्ट्र या जो बनना चाहती है वो इस तरह की चीजें करेगा। बाकी वो आपने खुद कहा ना, अपने मंदिरों को छोड़ के वो आज भगवान का, किसी को लोग कह रहे थे जो राम को लाए हैं, उन्होंने बनारस में मंदिर तोड़वा दिया और वहां से वो जीते। मैं जो आपसे तर्क करना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि वो लगातार ऐसे ही तमाम चीजों की वो मजाक उड़ा रही है, उनसे गलतियां हो रही, बावजूद उससे वो उसके मसीहा बने, इनके गाने चल रहे हैं कि जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। तो ये इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैं राम को लाने वाला कौन, तो इसलिए इनके लिए वो नहीं है। इनका हिंदू राष्ट्र का ये मतलब होता है कि ये समुदाय विशेष को हर जगह नागरिक बना देना, बस उसके बाद एंजॉय करना, क्योंकि वो अपने धर्म के भी जो लोग हैं उसमें भी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें भी जो अपर कास्ट है उस तरह के हैं, उनको अपने साथ रखना, बाकी सबको उसी उसमें लेके जाना कि वो नीचे दबे रहे।
ये इनका वो है, मेरी जो समझ में आती है वो इनका ये रहा कि वैसे ही रहे, ये समुदाय ये काम करे, वो दलितों को अपने साथ बिठाएंगे क्या? मेरा पॉइंट ये है कि अभी ये है, कल को बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये इसका केजीपी कहाँ है? ये तो मैंने कहा इसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहाँ है कि क्या बदलेगा? टूर को और लगे ऐसा महसूस हो कि जनता को इसका एक कुछ भी करें और उसका एक प्रेजेंटेशन ऐसा सुंदर बना करके मीडिया से हम प्रचारित करवाएं। देखो ये कितना बड़ा काम है और जनता उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो अगर किया है, देखिए सवाल तो हमें इनके अपने अस्तित्व पे खड़ा करना है कि कैसे हिंदू, ये तो सर्टिफिकेट ये जो हिंदुत्व के नाम पे वो अधिकार इनको कहां से मिला, जानने की आवश्यकता है कि वो अधिकार कहां से मिला। क्या सारे देश के 115 करोड़ हिंदुओं ने इमेज कर दिया या उसमें अथॉरिटी ने सिग्नेचर करके दिया है कि आप हिंदू, आप जो बोले वही हिंदुइज्म, आप जो करें वही। मैंने कुल मिला के 2019, जी जी 2019 में जो वोट मिले थे इनको 22 करोड़ वोट मिले थे। नहीं एक सर, जो इनको मिले थे उसके लिए उन्होंने जो मैनिफेस्टो किया था जनता को, उस मैनिफेस्टो में सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ही नहीं है। ये बात बरगलाते हैं, तो बात बरगलाते हैं कि हमें मैट्रिक मिल गया राष्ट्र बना देंगे, उसमें लिखा था और उसके बाद मैट्रिक स्पष्ट जनादेश अगर मिलता है ना, एकदम वो तो अब समझ गया मैं। मेरा केवल इतना ये कहना है कि वो जो भी इनको मैंडेट मिला, किस नाम पे लिया इन्होंने, उसमें भी केवल 22 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया था। बिल्कुल 22 करोड़ लोगों ने जो वोट दिया था, वो हो सकता है कि उसमें से 1 या 1.5 करोड़ जो कोर इनका जो भाजपा से आरएसएस से जुड़ा हुआ या जो भी है या उससे प्रभावित है, जिसको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, वो होगा। बाकी कितने मशीन के जरिए कराया गया होगा, कितने जो है बरगला के, कितने क्या बोलते हैं, कुछ कुछ लालच देख के किया गया होगा, वो एकदम अलग है। लेकिन मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि 1 या 1.5 करोड़, जो कि 140 करोड़ का भी मान ले तो 1 करोड़ कितना परसेंट होता है? 1.7% भी नहीं होगा मुझे लगता है। हाँ, मतलब 1% मान लीजिए आप। तो 1% वही मैं सवाल इसीलिए कर रहा था कि क्या जो उसका एजेंडा है, और मैंने कहा था कि भारत का जो मिजाज है या उसकी विविधता है, वो उसको मतलब वायलेट करके कोई चाहे कि एक तरफा कोई फरमान जारी कर दिया जाए, एक तरफा सब चीजें कर दी जाए। यदि इतना करना होता तो आज जितनी एक एक सीट के लिए जितनी मशक्कत आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो शायद नहीं कर पाती। दूसरा जो सवाल मैंने कहा था कि 2-3 दिन से जो नरेंद्र मोदी को कोशिश ये हो रही है कि कम से कम बोलें, या बोलें तो वो सिलेक्टेड उसमें पहले से रिहर्सल हो जाता है कि किस तरह से कहाँ कौन सा एक्सप्रेशन देना है, क्या करना है, कहाँ हंसना है। वो पूरी तैयारी होती है, कई तरह से कई एंगल से कैमरे लगे होते हैं और लगातार शॉट्स और कैमरामैन मतलब जो
10 मिनट या आधे घंटे का यदि इंटरव्यू है तो पूरा एक कम से कम 40-50 लोगों की टीम लगी होती है पीछे से। तो ये केवल ये अभी आज का हम आज की जो विमर्श है या चर्चा है यही रोकेंगे। इसलिए भी रोकेंगे कि अ, ये जो हिंदू राष्ट्र की पहले तो अवधारणा क्या है इनकी, और वो बनाने के लिए क्या कारपोरेट के बिना संभव है कि नहीं है। यदि नहीं संभव है और विविधता को कितना आप उसमें जगह देते हैं, यदि नहीं देते हैं तो क्या कभी आने वाले भविष्य में भी जो इनका हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है वो कभी साकार होगी कि नहीं होगी, इस पर हम अलग से बात करेंगे। विघ्नेश भाई, चूंकि लंबा वो हो रहा है हमारा डिस्कशन का, और हम चाहते हैं कि कई बार कुछ ऐसे विषय निकल आते हैं बातचीत में जो बड़ा बड़ा एक वो टाइम फ्रेम भी मांगता है, और वो बिल्कुल। टाइम, हाँ, आज शायद वो संभव नहीं है। तो सभी दर्शकों से हम आग्रह करेंगे कि आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कोई भी सुझाव हो हमारे कार्यक्रम को लेके, क्योंकि हम लोग जिस मिनिमम तैयारियों या मिनिमम हमारे पास तकनीकी क्षमता के साथ जो हमारे पास जो कुछ भी अनुभव है उसी को हम साझा करना चाहते हैं। तो आप हमें कुछ भी सुझाव देना चाहें तो हमें बताइए, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि कुछ सुधार सके और बेहतर प्रेजेंटेशन लेके आ सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विघ्नेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी।